हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ सोशल साइंस में एक नए टॉपिक के साथ आपकी पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध। आज का हमारा ये टॉपिक है और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ हमारे देश के संबंध कैसे, यानी भारत के नेपाल के साथ संबंध कैसे है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो कि देश की उत्तर दिशा में स्थित है। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। अभी तक यह एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, पर अक्टूबर 2006 में नेपाल में राजा के विरोध में हुए सत्ता संघर्ष के बाद यह हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। तो मीन्स नेपाल जो है वो हमारे देश की उत्तर दिशा में स्थित है और अभी तक 2006 से पहले यह एक हिंदू राष्ट्र था। कब से? 2006 से पहले नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र माना जाता था, लेकिन अक्टूबर 2006 के बाद में नेपाल के राजा के विरोध में हुए सत्ता के संघर्ष में अब यह हिंदू राष्ट्र नहीं रहा और भारत और नेपाल की जो सीमाएं हैं, यानी हमारे देश की और नेपाल की जो सीमाएं हैं, यानी हमारे देश की और नेपाल की जो बॉर्डर है वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल पर मिलती है। यानी ये जो राज्य है हमारे देश के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालय के दक्षिणी ढाल पर हमारे देश की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। नेपाल के साथ भारत के संबंध परंपरागत है, यानी ये जो नेपाल देश है हमारा पड़ोसी देश, इसके साथ हमारे संबंध परंपरागत है, परंपराओं से चले आ रहे हैं। यह प्रसिद्ध है कि नेपाल माता सीता और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। यानी ये जो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, यह हमारे देश की माता सीता और गौतम बुद्ध जो ऋषि थे उनकी जन्मस्थली है। यानी कि माता सीता का जन्म नेपाल में हुआ था और इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल में हुआ था। पशुपतिनाथ का शिव मंदिर नेपाल में स्थित है। ये विश्व प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जो भारतीयों का प्रमुख धार्मिक स्थल भी है, यानी नेपाल का जो काठमांडू राजधानी है नेपाल देश की, वहाँ पर ये शिव मंदिर जो है पशुपतिनाथ का, वह भी दुनिया में फेमस है और इसके अलावा हमारे देश के भारतीय लोगों का भी ये एक धार्मिक स्थल है। अब हम बात करेंगे नेपाल के साथ हमारे संबंधों की। तो भारत और नेपाल के राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी बहुत मजबूत है। भारत ने विकास योजनाओं के लिए नेपाल को 8 करोड़ का अनुदान दिया है। यानी हमारे देश भारत ने नेपाल को विकास करने के लिए 8 करोड़ का उसे अनुदान दिया है। नेपाल के बीच 1974 में औद्योगिक व तकनीकी सहयोग बनाने के लिए समझौता किया गया था। यानी 1974 में औद्योगिक व तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया था। इस प्रकार भारत ने नेपाल के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफ़ी सहयोग दिया है। मतलब इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश ने भारत ने नेपाल के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। भारत ने नेपाल में 204 किलोमीटर लंबे पूर्व पश्चिम राजमार्ग, जो कि महेंद्र मार्ग कहलाता है, के निर्माण में 50 करोड़ रुपया नेपाल को दिया। यानी भारत ने नेपाल में जो 204 किलोमीटर लंबा पूर्व से पश्चिम राजमार्ग बना हुआ है, जिसका नाम है महेंद्र मार्ग, उसके निर्माण में भारत ने 50 करोड़ रुपया नेपाल को दिया था। और इसके अलावा बीरसाल अस्पताल का बाह्यरोगी विभाग भी भारत के सहयोग से बना है। यानी नेपाल की जो अस्पताल है बीर अस्पताल का जो बाह्यरोगी विभाग बना है वह भी भारत के सहयोग से बना है। इसके अलावा 1950 में भारत ने नेपाल के साथ व्यापारिक संधि की है। यानी 1950 में भारत ने नेपाल के साथ एक व्यापारिक समझौता किया था। भारत ने नेपाल को समुद्र मार्ग की सुविधा दी है। यानी हमारे देश ने नेपाल को यह सुविधा दी है कि समुद्र के रास्ते से भी लोग नेपाल जा सकते हैं। भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल की विशेष स्थिति है। यानी भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो नेपाल की विशेष स्थिति है। नेपाल चीन और भारत के बीच में स्थित है। मतलब नेपाल कहाँ स्थित है? हमारा एक और पड़ोसी देश है चीन। चीन के बीच में, चीन और भारत के बीच में नेपाल स्थित है, जो कि एक पहाड़ी देश है। 1950 में भारत नेपाल के बीच हुई संधि के अनुसार भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र आयातित करने की सुविधा देगा। यानी 1950 में जो नेपाल के साथ हमारी संधि हुई थी उसके अनुसार, तो उस संधि के अनुसार भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा
के लिए शस्त्र आयात करने की सुविधा देगा, यानी मंगवा सकता है नेपाल। और दोनों देशों के नागरिक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। नेपाल में सामंतवादी व्यवस्था समाप्त करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी 1950 में जो संधि हुई थी उसके अनुसार भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र मतलब हथियार आयात करने की सुविधा देगा। इसके अलावा दोनों देशों के नागरिक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं, यानी नेपाल जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमारे देश के लोगों को, और नेपाल के देशों को हमारे देश में आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे के देशों में आसानी से बिना वीजा के आ जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे नेपाल के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे एक और पड़ोसी देशों की, भारत और भूटान की। हमारे देश की सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं भारत के साथ। भारत के बाद उसका चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। तो अब हम दूसरा एक और पड़ोसी देश भूटान की बात कर रहे हैं, यह भी उत्तर दिशा में है। तो भूटान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ? एक छोटा सा देश है, यानी कि जो भूटान देश है वह भारत के उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित एक छोटा सा देश है। भारत के उत्तर में तिब्बत, पश्चिम पूर्व में तथा दक्षिण में भारत है। यानी भूटान के उत्तर में तिब्बत स्थित है, भूटान के उत्तर में तिब्बत और पश्चिम पूर्व में भारत स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 53,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भूटान जो है बहुत छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल 53,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी अधिकांशतः बौद्ध धर्म का पालन करने वाली है। यानी कि भूटान देश के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म यहाँ का मतलब धर्म है। भारत भूटान के संबंध वैसे ही परंपरागत है जैसे कि भारत नेपाल के, यानी नेपाल के साथ जिस तरह के हमारे संबंध हैं वैसे ही संबंध हमारे पड़ोसी देश भूटान के साथ भी है। प्राचीन इतिहास का यदि अध्ययन करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि पहले भूटान का एक बड़ा भाग भारत की सीमाओं में ही था। यानी अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, यानी हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें यह ज्ञात होता है कि एक बहुत बड़ा भाग भूटान का हमारे देश का ही हिस्सा था, जो कि अब भूटान में है। पहले वो हमारे देश भारत का ही एक भाग था। और 7वीं शताब्दी तक भारतीय शासक उस क्षेत्र में शासनाध्यक्ष थे। भूटान की धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव का विशेष स्थान है। पद्मसंभव ने ही भूटान की जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है। भूटान के लोग इन्हें आज भी अपना गुरु। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी तक भारतीय शासकों ने भूटान के एक भाग पर अपना शासन किया है। और भूटान की जो धार्मिक पृष्ठभूमि है वह बौद्ध धर्म की है। और बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव का विशेष स्थान है भूटान में। पद्मसंभव ने ही भूटान की जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है, मतलब बौद्ध धर्म में मतलब उनको दीक्षा दी है। इसके अलावा भूटान के लोग इन्हें आज भी अपना गुरु मानते हैं, मतलब किन्हें? पद्मसंभव को भूटान के लोग आज भी अपना गुरु मानते हैं। भारत भूटान व्यापारिक और आर्थिक संबंध काफ़ी पुराने हैं। यानी भारत के भूटान के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध काफ़ी पुराने हैं। भूटान से रेशमी कपड़ा और सुपारी खरीदी जाती थी। यानी हमारे देश में भूटान से रेशमी कपड़ा और सुपारी जो कि खाने में इस्तेमाल होती है वह खरीदी जाती थी। सन 1910 में सिनचुला संधि हुई भारत की नेपाल के साथ। 1910 में सिनचुला संधि हुई। इसी संधि के आधार पर भारत भूटान बने हैं। और 1949 में भारत भूटान संधि पुनः हुई, मतलब जो 1910 में हुई थी उसे 1949 में पुनः उसे रिपीट किया गया, और जिसमें यह स्वीकार किया गया कि भूटान की प्रतिरक्षा का दायित्व भारत का। यानी 1949 में जो समझौता हुआ उस संधि के अनुसार यह स्वीकार किया गया कि भूटान की प्रतिरक्षा करना भारत का अपना एक यह दायित्व है। आर्थिक विकास में भारत पूरी तरह सहयोग करता है। यानी भूटान के आर्थिक विकास में भारत पूरी तरीके से सहयोग करता आ रहा है और अभी भी करता है। सितंबर 1961 में सितंबर 1961 में जलटंका नदी के संबंध में भारत भूटान समझौता हुआ। कब हुआ? 1961 में। और भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ जिसे मतलब टंका नदी का नाम है, उसके संबंध में आज इस नदी पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। यानी ये जो समझौता हुआ था
जलटंका जलटंका नदी का नाम है। तो उस नदी पर आज विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू भारत के सहयोग से आधुनिक नगर बनी है, यानी भूटान देश की जो राजधानी है उसका नाम है थिम्पू। कौन सी राजधानी है भूटान की? थिम्पू। तो वह भारत के सहयोग से ही आधुनिक नगर बनी मतलब, और भारत ने वहाँ की सड़कों का आधुनिकीकरण किया है। भूटान देश की सड़कों का आधुनिकीकरण भारत के माध्यम से हुआ है। भूटान में भारत ने पेंडेना सीमेंट संयंत्र के लिए 13 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है। भूटान में जो पेंडेना सीमेंट संयंत्र लगाया गया है, जो उद्योग लगाया गया है, उसके लिए 13 करोड़ रुपए की सहायता भारत देश ने भूटान को दी है। तो इस तरह भूटान के साथ हमारे देश के संबंध काफी अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सबसे पड़ोसी और नजदीकी जो देश है वह है पाकिस्तान। तो हमारे देश की पश्चिम दिशा में जो हमारा पड़ोसी देश है वह है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हमारे देश के संबंध सभी जानते हैं ज़्यादा अच्छे नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर और जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का निर्माण भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि में हुआ था। यानी पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो पाकिस्तान का जो निर्माण है वह 14-15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में हुआ था। और यानी हमारे देश में से ही पाकिस्तान को बनाया गया है। पहले पाकिस्तान 1947 के पहले नहीं था, ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश का विभाजन करवा दिया और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बन गया। ये हमारा देश ही था, लेकिन आज वह हमारा पड़ोसी देश है और इससे हमारे देश के संबंध अच्छे नहीं हैं। दोनों देशों के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से सभी बातों में समान है। यानी जो पाकिस्तान है वह सभी तरीके से एक समान है। हमारे देश और पाकिस्तान एक जैसा ही है, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से हो, भौगोलिक दृष्टि से हो और सांस्कृतिक दृष्टि से हो। सभी दृष्टि से हमारा देश और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं, परंतु विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच प्रारंभिक समय में तो संपत्ति, सीमा, नदी, जल वितरण आदि समस्याओं को लेकर विवाद चलते रहे, किंतु शीघ्र ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद भी प्रारंभ हो गए। यानी कि जब पाकिस्तान को बनाया गया शुरुआत में हमारे और पाकिस्तान के जो विवाद के मतलब कि मुद्दे हैं वो संपत्ति, सीमा विवाद, नदी, जल वितरण, इन सभी चीज़ों को लेकर थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद और सीमा विवाद और मतलब कि बढ़ गए। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद पाकिस्तान की स्थापना के ही कुछ दिनों के बाद शुरू हो गया था। यानी कि ये जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसके साथ जैसे ही पाकिस्तान बना था तो कश्मीर जो हमारा एक राज्य है भारत की उत्तर दिशा में है, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, जिसे 5 अगस्त 2019 से भारत का मतलब कि राज्य में बाकी राज्यों में उसे शामिल कर लिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद पाकिस्तान की स्थापना के कुछ दिनों के बाद ही शुरू हो गए थे, और इस विवाद के चलते पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर सैनिक आक्रमण भी किए हैं। यानी कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 4 बार आक्रमण किए, और पहली बार अक्टूबर 1947 में सीमावर्ती कबायलियों को भड़काकर तथा उन्हें सैनिक सहायता उपलब्ध करवाकर आक्रमण किया। इसके अलावा दूसरी बार सितंबर 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने व्यापक आक्रमण किया। पहले 1947 में किया, उसके बाद 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने बड़ा मतलब व्यापक हमला किया। इसके बाद तीसरी बार 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय कश्मीर पर आक्रमण किया गया। मतलब पहली बार 1947 में, दूसरी बार 1965 में, तीसरी बार 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय में कश्मीर पर आक्रमण किया, और चौथी बार 1999 सन 1999 में पुनः पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। कब? सन 1999 में, जब हमारे देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में 1999 में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। चारों आक्रमणों का उद्देश्य सैन्य शक्ति द्वारा कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित करना था। यानी पाकिस्तान ने जो 4 बार हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए, उनका उद्देश्य एक ही था कि सैन्य शक्ति द्वारा कश्मीर पर अपना अधिकार जमाना।
पर चारों बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमणों को असफल कर दिए। मतलब कश्मीर के माध्यम से पाकिस्तान ने 4 बार हमारे देश के ऊपर हमला किया और चारों बार हमारे देश के सैनिकों ने उसे मतलब कि असफल कर दिया। अब हम बात करेंगे हमारे देश की दक्षिण दिशा में जो देश स्थित है जिसका नाम है श्रीलंका। तो हमारे दक्षिण दिशा में हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो उसके साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार के हैं? भारत के दक्षिण में चारों ओर समुद्र से घिरा श्रीलंका भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। यानी कि भारत की दक्षिण में चारों ओर समुद्र से घिरा श्रीलंका जो देश है वो एक द्वीप है और चारों तरफ समुद्र से घिरा है और वह हिंद महासागर से घिरा है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है यह श्रीलंका। भारत से श्रीलंका के घनिष्ठ संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। यानी कि श्रीलंका के साथ जो हमारा संबंध है वह बहुत ही पुराना है और काफ़ी अच्छे रहे हैं उसके साथ हमारे संबंध। भगवान राम और उनके बाद सम्राट अशोक के काल में भारत श्रीलंका संबंध प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी रही है। मतलब भगवान राम के समय और उसके बाद सम्राट अशोक के काल में भारत श्रीलंका के संबंध प्राचीन इतिहास का मतलब कि महत्वपूर्ण कड़ी रही है। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्राएं की। यानी हमारे देश का जो मौर्य वंश के जो राजा थे, राजा अशोक, उनके पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दोनों श्रीलंका गए थे और तभी से श्रीलंका प्रमुख बौद्ध धर्मावलंबी देश है। यानी कि अगर हम ये कहें कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म जो अपनाया गया है तो वह बौद्ध धर्म हमारे देश भारत से गया है और इसे हमारे देश के ही राजा अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री के द्वारा उसे श्रीलंका मतलब कि इसका प्रचार करने के लिए भेजा गया था, तभी से वहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया गया। तो ये गलत नहीं होगा। श्रीलंका भी भारत के समान विदेशी साम्राज्यवादियों का शिकार रहा। यानी कि श्रीलंका में भी हमारे देश के ही तरह इंग्लैंड ने वहाँ पर उसे गुलाम बनाया और उसके ऊपर शासन किया। यहाँ पुर्तगाली, डच और बाद में ब्रिटिश शासन रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फरवरी 1948 को यह स्वतंत्र राज्य बना। यानी जिस तरह हमारे देश को इंग्लैंड ने गुलाम बनाया था उसी तरह श्रीलंका को भी इंग्लैंड ने गुलाम बनाया था और 1948 में वह आज़ाद हुआ। फरवरी 1948 में उसे आज़ादी मिली। हमारे देश को 15 अगस्त 1943 को आज़ादी मिली थी और श्रीलंका को फरवरी 1948 को आज़ादी मिली थी इंग्लैंड से। तो जैसे हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे और उसके बाद इंग्लैंड मतलब ये ब्रिटिश आए थे, वैसे ही श्रीलंका में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए और उसके बाद फिर ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पर शासन किया और उसका नाम भी श्रीलंका की जगह उन्होंने सीलोन रख दिया था। श्रीलंका की स्वतंत्रता, प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने की घोषणा की। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद श्रीलंका ने त्रिंकोमाली का नौसैनिक अड्डा तथा कटुनायके का हवाई अड्डा ब्रिटेन के नियंत्रण में रहने दिया। मतलब श्रीलंका जो कि फरवरी 1948 में आज़ाद हुआ था। भारत ने श्रीलंका की स्वतंत्रता, प्रभुता, प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने की घोषणा की थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद श्रीलंका ने त्रिंकोमाली का जो नौसैनिक अड्डा है तथा कटुनायके का हवाई अड्डा ब्रिटेन के नियंत्रण में उसे रहने दिया। इसके अलावा बहुत से भारतीय नागरिक, विशेषतः तमिलनाडु के लोग श्रीलंका में जाकर बस गए। हमारे देश का जो दक्षिण भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, वहाँ के बहुत सारे लोग श्रीलंका में जाकर बस गए हैं और वहाँ चाय और रबड़ के बागानों में कार्य करते हैं। यानी श्रीलंका में क्या काम करते हैं? भारत के दक्षिण भारत के लोग वहाँ पर चाय और रबड़ के बागानों में कार्य करते हैं। श्रीलंका के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी भारत श्रीलंका के साथ पारस्परिक सहयोग और सहायता की नीति का अनुसरण करता है। यद्यपि भारत श्रीलंका के संबंध घनिष्ठ और सुदृढ़ है, यानी कि श्रीलंका के साथ हमारे जो संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ और मजबूत हैं, तथापि दोनों देशों के बीच कुछ समस्याएं भी रही हैं। मतलब हमारे संबंध श्रीलंका के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी जो समस्या है वह श्रीलंका में बसे भारतीयों
के मूल के रहने वालों की है। यानी कि सबसे बड़ी जो समस्या है भारत और श्रीलंका के बीच, वो भारत के लोग जो श्रीलंका में जाकर बस गए हैं उनके मतलब कि उनसे संबंधित समस्या है। ये भारतीय मूल के निवासी ब्रिटिश शासन काल से ही रबड़ और चाय बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका जाते रहे। मतलब ये जो भारतीय हैं ये आज से नहीं गए हैं श्रीलंका में, ये अंग्रेजों का जब शासन था हमारे देश में तभी से श्रीलंका में जाकर बस गए हैं और वहाँ पर चाय और रबड़ के बागानों में काम करते रहे हैं। प्रारंभिक काल में तो कोई समस्या नहीं थी, पर श्रीलंका के स्वाधीन होने के बाद श्रीलंका नागरिकता नियम 1948 तथा श्रीलंका संसदीय नियम 1949 के द्वारा अधिकांशतः प्रवासी भारतीयों भारतवंशियों को नागरिकता और मताधिकार से वंचित कर दिए गए। मतलब ये जो समस्या है वो पहले नहीं थी, लेकिन जब से श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 में और फिर उसके बाद वहाँ पर जो नागरिकता का नियम बना, तो नागरिकता नियम जो है वहाँ का 1948 और श्रीलंका का संसदीय नियम 1949 के द्वारा अधिकांशतः प्रवासी भारतवंशियों को नागरिकता और मताधिकार जो वोट डालने का अधिकार है इससे वंचित कर दिया गया। तो ये जो मूल समस्या है वो इनके कारण है। तो इस तरह हमारे संबंध श्रीलंका से अच्छे हैं और ना ही खराब हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे उनके साथ सामान्य संबंध हैं। अब हम बात करेंगे हमारे देश की पूर्व दिशा में स्थित बांग्लादेश की। तो भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध कैसे हैं, जो कि बांग्लादेश पाकिस्तान में से बनाया गया है, उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। 1947 के भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक भाग था। आज मतलब हम जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं यह है, तो वर्तमान में जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं यह 1947 के समय से पाकिस्तान का ही एक भाग था। और शेख मुजीबुर रहमान, क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए आंदोलन किया और अंततः 1971 में इस आंदोलन को सफलता मिली। तो मतलब शेख मुजीबुर रहमान जो है उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए यह आंदोलन चलाया गया था और 1971 में इस आंदोलन को सफलता मिली और 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बन गया और स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। भारत ने बांग्लादेश की स्थापना में ऐतिहासिक सहयोग दिया है। यानी 1971 के बाद जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया उसके बाद भारत ने बांग्लादेश को काफ़ी सहयोग दिया है। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था। बांग्लादेश की स्थापना के बाद भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक संकट, भुखमरी, बेरोजगारी आदि से निपटने के लिए पूरी सहायता दी है। मतलब ये समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भारत ने उसे काफ़ी हेल्प की है। जनवरी 1972 में भारत ने 25 करोड़ के खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं और 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में प्रदान की है। मतलब 1972 में भारत ने बांग्लादेश को 25 करोड़ रुपए के खाद्यान्न, खाने पीने के 25 करोड़ रुपए के खाने पीने का सामान और भी कई वस्तुएं और इसके अलावा 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में भारत ने बांग्लादेश को दी। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई। यानी 1972 में, मार्च 1972 में बांग्लादेश और भारत के बीच 25 वर्षों के लिए एक संधि हुई मित्रतापूर्ण। दोनों देशों के बीच व्यापारिक आर्थिक समझौते भी हुए तथा संयुक्त नदी आयोग स्थापित किया गया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक और हमारे पड़ोसी देश, यह भी भारत की पूर्व दिशा में स्थित है, म्यांमार। म्यांमार और बर्मा दोनों एक ही देश के नाम है। तो म्यांमार, जिसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी देश है। ये कहाँ पर स्थित है? भारत की पूर्व मतलब की दिशा में ये देश स्थित है। भारत के म्यांमार से परंपरागत मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए समझौते भी किए गए हैं। दोनों देशों के बीच तस्करी की समस्या अवश्य है। मतलब हमारे और म्यांमार के बीच जो समस्या है वो तस्करी एक मुद्दा है, इसको लेकर है। अवैध रूप से सीमाओं को पार करने की घटनाएं होती रही हैं। मतलब अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से म्यांमार के लोग हमारे देश में आकर बसते रहे हैं। सन 1987 में जब भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार गए थे, उस समय भारत और म्यांमार के बीच
नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अवैध कार्यों को नियंत्रित करने और एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया गया था। वर्तमान में भारत और म्यांमार के संबंध सामान्यतः मित्रतापूर्ण है। यानी इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पड़ोसी देश है वर्मा, इसके साथ हमारे संबंध वर्तमान में भी मित्रतापूर्ण है, ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे देश और हमारे देश भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।